आइडिया से पर्दे तक कैसे सोचता है फिल्म का लेखक। राम कुमार सिंह, सत्यांशु सिंह। चैप्टर 11 टीवी और वेब के लिए लेखन। अ गुड टीवी राइटर नीड्स ऑल द सेम ट्रिक्स अ गुड नॉवलिस्ट हैज़। डीन बाकोपोलोस। My strength as a TV writer was my total lack of interest in television. मारिया सैम्पल। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया ने लेखकों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। आज वेब सीरीज़ और धारावाहिक लेखन की बाज़ार में काफ़ी मांग है। सीरीज़ लेखन में अच्छा काम अमेरिका से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल रहा है। एक समय था जब भारत से दूरदर्शन में ने मनोहर श्याम जोशी को विदेश इसलिए भेजा था कि वे सोप ओपेरा यानी जो धारावाहिक आते हैं उनके बारे में अध्ययन करके आए। उन्होंने लौटकर दूरदर्शन में बुनियाद और हम लोग जैसे धारावाहिक लिखे जो आज भी टीवी लेखन में गुणवत्ता की मिसाल है। अब समय तेज़ी से बदला है। दुनिया के किसी भी हिस्से से मनोरंजन की घटनाएं और तकनीकी विकास हर आदमी तक पहुंचा है। टीवी या इंटरनेट की दुनिया का यह लेखन स्तर अब इतना बेहतर हो गया है कि वह दर्शकों की पसंद को ही बदल रहा है। वह नए दौर के फिल्मकारों को भी प्रभावित कर रहा है। सिनेमा के कई बड़े निर्देशक अब टीवी सीरीज़ या वेब सीरीज़ बना रहे हैं। भारत में भी इंटरनेट मनोरंजन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन यहां बड़े स्तर पर निर्माण शुरू कर चुकी है। कहानी कहने का यह माध्यम कई मायने में फिल्म से अलग है और कई मायने में फिल्म जैसा ही है। समझने की कोशिश करेंगे कि इस लेखन में फिल्म से क्या अलग है। हर कहानी फिल्म के लिए नहीं होती। ऐसे ही हर कहानी पर धारावाहिक नहीं बना सकते। बतौर लेखक आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के लिए कौन सी कहानी है और सीरीज़ के लिए कौन सी। धारावाहिक या वेब सीरीज़ का लेखन फिल्म लेखन से अलग कैसे है। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कैरेक्टर्स यानी किरदार से। हमने फिल्म के किरदारों की चर्चा की थी। सीरीज़ के किरदारों में भी वे सारे गुण होने चाहिए। फ़र्क यह है कि फिल्म की कहानी 2-2.5 घंटे की होगी और शो अगर एक घंटे के 10 एपिसोड वाला भी है तो 10 घंटे की कहानी हो जाएगी। गेम ऑफ थ्रोन्स यानी हाउस ऑफ कार्ड्स या हाउस ऑफ कार्ड्स जैसा शो है तो 50, 60, 70 घंटे की कहानी हो सकती है। और सीरीज़ के किरदारों के साथ आप शो से कहीं ज़्यादा समय बिताते हैं, इसलिए किरदार यहाँ और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 90 मिनट की कहानी में कैरेक्टर को जितना दिखा पाएंगे, आपको 60 घंटे की कहानी में किरदार को दिखाने के लिए बहुत विस्तार से काम करने की ज़रूरत है, खासकर उनकी बैक स्टोरी पर। मान लीजिए कहानी में मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट है, 5-6 लोगों की कहानी कहने जा रहे हैं। फिल्म में यह कहानी कहने जाएंगे तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। 2 घंटे में 6 लोगों की बात करनी है, लेकिन शो में थोड़ा आसान होता है। सिनेमा में सहयोगी किरदारों के लिए स्क्रीन टाइम काफ़ी कम रहता है, लेकिन धारावाहिक में सहयोगी किरदारों को बहुत समय मिलता है, इसलिए सहयोगी किरदारों पर आपको लगभग वैसे ही मेहनत करनी होगी जैसे मुख्य किरदारों पर करते हैं। इसका अर्थ यह मत लगाइए कि सिनेमा में सहयोगी किरदार पर कम मेहनत करनी चाहिए। किरदार पर कम मेहनत करनी चाहिए। किरदार पर कम मेहनत करनी चाहिए। मगर सिनेमा में कई बार छोटा मोटा चरित्र कमज़ोर पड़े तो दूसरा
उसे संभाल लेता है, लेकिन धारावाहिक में रन टाइम ज़्यादा है। किसी किरदार को गढ़ने में आपने थोड़ा सा भी आलस्य दिखाया तो वह पूरी कहानी पर भारी पड़ सकता है। किरदारों के ऑर्केस्ट्रेशन की बात हमने की है। किरदारों के ऑर्केस्ट्रेशन की बात हमने की है। हर किरदार का अपना रंग होना चाहिए। वो शो में काफ़ी अहम हो जाता है। फिल्मों में किसी एक किरदार से दर्शक कनेक्ट नहीं कर पाए तो वो समय निकल जाएगा। दर्शक जानता है कि फिल्म 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी। ऐसा एक किरदार भी शो में आ गया तो वो दर्शकों की अरुचि का कारण बन सकता है। लिहाजा किरदारों को लेकर सिनेमा और टीवी में यही मुख्य फ़र्क होता है। फिल्म प्रेमी प्रेमिका है और शो दोस्तों की तरह। दूसरा अहम पहलू है किरदारों की यात्रा और समाधान। फिल्म की कहानी में शुरुआत, मध्य और अंत स्पष्ट दिखता है, लेकिन शो या सीरीज़ शुरुआत, मध्य और अंत की कहानी नहीं है। हमने जाना कि सिनेमा कैथारसिस यानी विरेचन का अनुभव हमको देता है, इसलिए सिनेमा में जो घटनाएं होती है वे ड्रामा के साथ बहुत कम समय में हमको सारी बातें समझा देती है। 90 मिनट से 100 घंटे के बीच में 2 लोग मिल भी रहे हैं, उनमें प्रेम भी होता है और प्रॉब्लम भी, गलतफहमी भी हो जाती है, दोनों दूर हो जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं और फिर अंत में सुलह भी हो जाती है। 1.5 से 2 घंटे में सिनेमा हमारे विवेचन को चरम तक ले जाता है, भावनात्मक रूप से हमारे अंदर की सफाई कर देता है। फिल्म भावनाओं की दुनिया में हमेशा के लिए एक छाप छोड़कर निकल जाती है। शो दोस्तों की तरह है। जैसे कोई दोस्त है जिसे आप 6 साल से जानते हैं, उससे नियमित मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ना तो आप उसके साथ बहुत रोते हैं ना उसके साथ बहुत झगड़ा करते हैं, बस आप साथ में समय बिताते हैं, साथ में टेबल टेनिस खेल लेते हैं, फिल्म देखने निकल जाते हैं, शाम को बस 2 ड्रिंक साथ बैठकर लेते हैं और आपको उनकी आदत हो जाती है। शो दोस्तों की तरह है। वे जो काम करते हैं वो कैथारसिस या विरेचन नहीं है, बल्कि नार्कोटाइजेनेस है, एक नशे की तरह। यह एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म है। हर आदमी अपने जीवन में कोई एक काम बार बार करता है और उस दौरान वो अपने जीवन की बाकी तकलीफ़ों से दूर हो जाता है। कुछ लोग हर रात बैठकर शराब पीते हैं, कुछ लोग खाने को थेरेपी के तरीके से काम में लेते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं। ऐसा करने से उन्हें बाकी तकलीफ़ों को भूलने में मदद मिलती है। कुछ लोग एक ही विचार को पकड़कर बैठे होते हैं, रोज़ उस विचार के बारे में सोचते हैं। किसी भी धारावाहिक का यही जादू या असर होता है। हमारे देश में इतने टीवी शो महिलाएं देख रही है क्योंकि उस शो के दौरान वे अपने बाकी झंझटों को भूल जाती है। अपने पसंदीदा सीरियल के लिए वे किसी तरह से अपनी दिनचर्या सुनिश्चित कर लेती है, उस चरित्रों के साथ एक रिश्ता बना लेती है। यह मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज़्म है। नार्कोटाइजेशन कोई भी धारावाहिक या सीरीज़ इसी पर खड़े होते हैं। धारावाहिक लिखने वाले नहीं सोचते कि शुरुआत, मध्य या अंत क्या है। धारावाहिक नहीं चाहता कि कहानी को फिल्मी तरीके से
देखते हुए जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए यह कहा जाता है कि देयर आर सम मूवीज़ मोमेंट्स इन लाइफ बट मैनी टीवी मोमेंट्स। फिल्मों में जो उतार चढ़ाव या नाटकीय घटनाक्रम होता है वो हमारे जीवन में कई दिन नहीं होगा, लेकिन टीवी की कहानी में जो हो रहा है वो हमारी ज़िंदगी में हर दिन हो सकता है। हम टीवी की कहानी लिखते हैं तो हम कहानी से ज़्यादा उस दुनिया पर ध्यान देते हैं जहाँ की वो कहानी है। आपको कहानी के बारे में स्पष्ट आइडिया है तो वह एक फ़िल्म की कहानी हो सकती है, लेकिन उस कहानी की दुनिया और उसके किरदारों के बारे में सब कुछ पता है तो शायद वह एक धारावाहिक का आइडिया हो सकता है। आपको कहानी के बारे में स्पष्ट आइडिया है तो वह एक फ़िल्म की कहानी हो सकती है, लेकिन उस कहानी की दुनिया और उसके किरदारों के बारे में सब कुछ पता है तो शायद वह एक धारावाहिक का आइडिया हो सकता है। उस दुनिया को देखते हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर एपिसोड लिखते चले जाएंगे और शो बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा या कोई विदेशी सीरीज़ देखिए। कोई शो अस्पताल में सेट होता है, किसी पॉलिटिशियन की ज़िंदगी पर आधारित होता है, कोई किसी लॉ फर्म में सेट है या किसी ड्रग डीलर की कहानी है। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखती है। शो में हम रिश्तों को पूरी तरह से उफान पर ले जाकर एकदम से ख़त्म करने वाली कहानी नहीं लिख सकते। जैसे फिल्म दिल चाहता है में 3 दोस्त हैं, तीनों किसी बात पे अलग हो जाते हैं, आखिर में मिल जाते हैं। आप शो में ऐसा करेंगे कि एक बार झगड़ा करके अलग कर देंगे और फिर वापस मिला देंगे, तो फिर क्या करेंगे? या क्या फिर झगड़ा करा के फिर अलग करेंगे? दर्शक का आपकी कहानी से भरोसा उठ जाएगा। अगर किसी एपिसोड में एक रिश्ते को उठाकर उसे पूरा कर देंगे तो कहानी में आगे दिक्कत होगी, लेकिन ध्यान रखना है कि एकदम सपाट तरीके से कहानी आगे नहीं चल रही हो। कुछ हो भी नहीं रहा है और कहानी को खींचे ही जा रहे हैं। इसलिए शो में किरदारों को बताते समय ध्यान रखना है कि रोज़मर्रा की घटनाओं के ज़रिए ही ड्रामा पैदा करने की कोशिश की जाए। इसका आशय यह नहीं है कि आप फंतासी या साइंस फिक्शन की कहानी शो में नहीं कह सकते। कहानी जिस दुनिया की है वहाँ के जीवन की रोज़मर्रा की घटनाओं को पकड़े। क्लिफ हैंगर मोमेंट क्या है? रोज़मर्रा की आदत होने के कारण शो को रोज़ाना और लगातार देखे जाने योग्य बनाए जाने की ज़रूरत है। आपने एक बार देखना शुरू किया तो आपको अगले एपिसोड देखने की इच्छा हमेशा बनी रहे। किसी सीरीज़ का पहला सीज़न देख चुके हैं तो अगले का इंतज़ार करें। इंतज़ार शो में एक पुराना फॉर्मूला आज भी चलता है कि हर एपिसोड के अंत में कहानी ऐसे बिंदु पर छोड़े कि दर्शक की उत्सुकता बनी रहे। लेखक की भाषा में इसे क्लिफ हैंगर मोमेंट कहते हैं, जहां कहानी एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर जाकर अटकती है कि दर्शक सोचता है अब क्या होगा।